प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप एक नए पाठ को पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है दोपहरी। यह दोपहरी पाठ शकुंत माथुर, कवयित्री शकुंत माथुर के द्वारा रचा गया, जिसमें कवयित्री लिखती हैं कि एक गर्मी की दोपहर में वातावरण किस तरह का होता है। उस गर्मी की दोपहर में एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति के जीवन स्तर के जीवनचर्या में क्या अंतर होता है। इतना ही नहीं, एक गरीब के घर रहने वाले और एक अमीर के घर रहने वाले पशुओं पक्षियों के जीवन स्तर में कितना अंतर होता है। क्या एक गरीब के लिए वह गर्मी सुखद होती है? नहीं, बहुत दुखद होती है। ऐसा नहीं कि उसे गर्मी नहीं लगती, गर्मी उसे भी लगती है, लेकिन उस गर्मी को वह अपनी गरीबी के कारण सहता रहता है, झेलता रहता है। वह अपनी कोई भी सुख प्राप्त करने की इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है, यह उसकी मजबूरी है। तो आइए चलते हैं इस कविता के ओर और पढ़ते हैं कविता में क्या कहा गया है। दोपहरी नाम ही है दोपहरी। दोपहर शब्द में ई प्रत्यय लगा करके दोपहरी बनाया गया है, ठीक है। और दोपहर तो पूरे वर्ष होती है, लेकिन जो गर्मी की दोपहर होती है और ख़ासकर जेठ के महीने वाली दोपहर जो होती है, वह बहुत ही विचित्र होती है। उसमें इतनी गर्मी पड़ती है कि सूर्य जो है आग के अंगारे के समान गर्म हो जाता है, और उससे निकलने वाली जो आँच है, ताप है, उससे पूरा जो वातावरण है वो तवे के समान जलने लगता है, जिससे धरती पर रहने वाले सारे जीव जंतु व्याकुल हो जाते हैं। तो यही तो पाठ का प्रसंग है। ये कविता में कवयित्री क्या कहना चाहती हैं। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे कहती हैं, गर्मी की दोपहर में तपे हुए मतलब तपते हुए, गर्मी के कारण लू से तपते हुए नभ के नीचे, आकाश के नीचे जो तारकोल की बनी अलकतरा जिसे हम लोग कहते हैं ठेठ भाषा में, तारकोल जो काला काला होता है, जो जिससे सड़कें बनाई जाती हैं, तो अलकतरे की जो काली काली सड़कें हैं वो कैसी जल रही थी, अंगारे सी जली पड़ी थी, अंगारे के समान जल रही थी। अंगारे सी में उपमा अलंकार है। अंगारे सी जली पड़ी थी, छाह जली थी, जो पेड़ों की छाया है, छाह, वह भी जल रही थी। वह क्यों जल रही थी? ऊपर से जो आग का अंगारा बना हुआ सूरज तप रहा था, इसलिए छाया भी जल रही थी। पत्ते झुलस गए थे, उतनी तेज धूप के कारण जो पेड़ों के हरे भरे पत्ते थे वो झुलसा गए थे, झुलस करके सिकुड़ गए थे। और उसी कारण क्या हुआ? नंगे नंगे दीर्घकाय बड़े बड़े आकार वाले पेड़ नंगे हो गए थे, बिना पत्तों वाले हो गए थे, और उनको देख करके ऐसा लगता था जैसे ये पेड़ नहीं है, बल्कि ये नरकंकाल है। नरकंकालों की तरह ठूठे ठूठे पेड़ दिखाई पड़ रहे थे। कंकालों से यहाँ भी उपमा अलंकार आ गया। हो अकाल के जो अवतार, जो में उत्प्रेक्षा, उसे देखकर ऐसा लग रहा था, उस वातावरण को देख करके, उस गर्मी की दोपहरी के दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा था मानो अकाल ने आकर धरती पर खुद अवतार ले लिया हो। अकाल क्या होता है? काल मतलब समय, और अकाल मतलब बुरा समय, सूखा, सूखे को अकाल कह सकते हैं। खूब सूखा पड़ता है, चारों तरफ धरती वीरान हो जाती है,
कहीं हरियाली का नामो निशान नहीं होता, धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं, उसी को ही अकाल कहते हैं, उससे ही अकाल कहते हैं। तो अकाल के जो अवतार, मानो अकाल ने आकर अवतार ले लिया हो, एक अकेला तागा था दूरी पर। कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। उस सुनसान वातावरण में, उस सूने वातावरण में, सूने परिवेश में, जला देने वाली भयंकर गर्मी में बेचारा एक तांगा वाला, तांगा समझते हैं, जो एक ही घोड़े में जुती हुई गाड़ी होती है वो तांगा कहा जाता है। घोड़ा एक ही होता है। थोड़ी दूरी पर तांगा दिखाई दिया, वह अकेला था, मतलब उस पर कोई बैठा नहीं था, एक चलाने वाला था बस, कोई सवारी नहीं बैठी थी भाड़े वाली। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। कोचवान समझते ही हैं, तागा को चलाने वाला। तागा को चलाने वाले कोचवान की काली सी, काले रंग की चाबुक थी। चाबुक रस्सी, एक ऐसी रस्सी बनाई जाती है तागे को चलाने के लिए जो बहुत ही सख्त होती है, बहुत मजबूत होती है, वो घोड़े के पीठ पर बहुत तेज लगती है। ठीक है, तो उस काली सी रस्सी के बल पर वह तागा चलता था और घोड़ा उसको खींचता था। घूम घूम जो बल खाती थी, वह काले रंग की जो चाबुक थी, वह घोड़े की पीठ पर इस तरह बल खाती थी, लहराती थी, मानो वह रस्सी नहीं लहरा रही हो और नागिन हो। सर्प सरीखी उपमा अलंकार, सरीखा आ गया, सरीखी, सरीखे, जहाँ वाचक शब्द आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। वह सांप के समान, नागिन के समान घोड़े की पीठ पर लहरा रही थी। एक तो काले रंग की रस्सी, ऊपर से गर्म, तो जलाएगी, बेदर्दी से पड़ती थी। और इस तरह कोचवान उस घोड़े की पीठ पर उसे मारता था कि मानो उसको तनिक भी दर्द न हो, उस कोचवान को तनिक भी पीड़ा न हो रही हो कि मैं इस पशु को क्यों तंग कर रहा हूँ। दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर, जो दुबला पतला बेचारा, जब गरीब का घोड़ा होगा तो दुबला ही होगा, उसे खाने को कहाँ मिलने वाला है, इसलिए वो दुबला था, क्योंकि गरीब का घोड़ा था। तो बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पे। अब पीठ गर्म क्यों थी? क्योंकि धूप थी, कड़ी धूप थी, कड़ी धूप की दोपहर थी, इसलिए कवि लिख रहा है कि जो पीठ थी उसकी गर्म थी। और उस गर्म पीठ पर जो चाबुक थी वो बेदर्दी, बिना दर्द के, बिना रहम के वो पड़ती थी, गिरती थी। घूम घूम जो बल खाती थी, वह इस तरह से बल खा रही थी, लहरा रही थी, मानो नागिन हो और लहरा रही हो। तो सर्प सरीखी नागिन के समान वह दुबले पतले घोड़े की पीठ पर लहरा रही थी, भाग रहा था। इसी डर के कारण बेचारा वह जो घोड़ा था वह तारकोल की, अलकतरे की जली हुई अंगीठी के ऊपर से, एक कितना बढ़िया उदाहरण दिया जा रहा है कि वह सड़क नहीं है जो काले रंग की बनी हुई है तारकोल की, अलकतरे की, बल्कि वह अंगीठी है। आग, जो लकड़ी आग में जब जलती है और अंगारा बनती है तो वही अंगीठी कहलाती है। उसके ऊपर से वह घोड़ा बेचारा भाग रहा है, उसके पैर में उतना ही वो चुभ रही है सड़क, लेकिन क्या करे, उसका भागना उसकी मजबूरी है, क्योंकि ऊपर से चाबुक गिर रही है, तो क्या करे बेचारा, तो भागना ही पड़ेगा। एक दूसरा दृश्य, एक दृश्य तो यह हो गया। अब कवित्री दूसरे दृश्य को उपस्थित करती हैं और कहती हैं, तभी एक और व्यक्ति दिखाई दिया जो कि एक भोला भाला गांव का रहने वाला ग्रामीण था। उसके कंधे पर एक लाठी थी, उस लाठी के सहारे एक मोटी सी गठरी भी लटकी पड़ी थी। और वह कवित्री को अनुमान लगता है कि अनुमान लगाती हैं वे कि वो भारी गठरी रही होगी, क्योंकि उसको उठाने में वह टेढ़ा हो गया था, वो पीठ पर लादा हुआ था।
और उसके जूते जो थे फटे हुए थे। और जूते फटे हुए थे क्यों? क्योंकि गरीब था, गरीबी के कारण उसके पास अच्छे जूते पहनने के पैसे नहीं रहे होंगे, उसकी आर्थिक व्यवस्था नहीं रही होगी, और वह गरीब था इसलिए उसके जूते फटे हुए थे। और ऐसी हालत में जब वह फटे हुए जूतों को पहना हुआ हो और उसे देख कर के कवित्री कहती हैं कि यह किसान का जूता नहीं फटा है, ग्रामीण का जूता नहीं फटा है, बल्कि हमारे गाँव की आत्मा झांक रही है कि देखो भारत की आत्मा गाँव में बसती है और गाँव में रहने वाले ग्रामीण का ये हाल है। तो ये आत्मा की दुर्दशा है, ये आत्मा की बुरी हालत है जो एक गांव में रहने वाले की नहीं है, ये आत्मा झांक रही है। इस ग्रामीण के फटे जूते में से उसकी अंगुलियां नहीं झांक रही हैं, बल्कि उसकी आत्मा झांक रही है कि देखो भारतीयों, आप कहते हो कि भारत देश गांव में बसता है, तो क्या यही भारत देश की तस्वीर है? क्या यही भारत देश की असलियत है? क्या यही भारत देश की सच्चाई है कि यहाँ गांव में रहने वाला व्यक्ति इतनी गरीबी का शिकार है, उसके पास पहनने को पैर में जूते तक नहीं, वह भी इस भयंकर गर्मी में जहाँ की पैर निकलते ही जल जाए। ऐसे में बेचारा ग्रामीण कैसे कितनी गर्मी की तड़प को, तपन को सहता हुआ और बाजार की ओर चलता चला जा रहा है। कवित्री एक और उपमा अलंकार का उदाहरण देती हैं, कहती हैं जो मोटी सी गठरी उसके पीठ पर लदी हुई है, यह गठरी अनाज नहीं है, अनाज के रूप में क्या है? ये सुख और दुख है। इस गठरी में सुख भी है और दुख भी है। सुख कैसे है? गठरी में सुख कैसे है? अनाज की गठरी में सुख कैसे घुस गया? तो अनाज की गठरी से सुख इस तरह मिलने वाला है कि वह ग्रामीण इस अनाज को बाज़ार में बेचेगा, उससे अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए, पत्नी के लिए ढेर सारी उनके ज़रूरत की चीज़ें खरीदेगा, जिसका आनंद वे बच्चे, उसका परिवार उठाएंगे। न जाने कितने महीनों की उम्मीदें किसान की, ग्रामीण की उसी फसल से, उसी अनाज से पूरी होने वाली हैं। इसलिए उस ग्रामीण के सुख की सारी आशाएं, सारी अपेक्षाएं उस गठरी में निहित हैं। दुख कैसे है? आपको पता है खेती बहुत कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन काम है। खेती ऐसे नहीं होती। 6 महीने का अथक परिश्रम, अटूट परिश्रम, लगातार मेहनत करने वाला व्यक्ति ही खेती कर सकता है। तो न जाने कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, कितनी धूप, कितनी छाँव, कितनी ठंडी हवाएं, कितनी लू की हवाएं सहता हुआ वह ग्रामीण व्यक्ति इस अनाज को पैदा किया है। इस अनाज को पैदा करने में उसने न जाने कितने अनगिनत दुख उठाए हैं। उन दुख उठाने के बाद तब जा कर के उसके पास अनाज आया, और उस अनाज को बेचने के लिए वो बाज़ार जा रहा है। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। जिंदा रहने के कठिन जतन में वह ग्रामीण ऐसे ही नहीं चला जा रहा है, बेचारा मजबूरी में जा रहा है। अगर उसे जिंदा रहना है, जतन माने उपाय, प्रयत्न, अगर वो जिंदा रहना है तो घर की, परिवार की ज़रूरत की, राशन की, भोजन की ढेर सारी चीज़ें उसी अनाज को बेच करके ही उसे लाना है, उसे बाज़ार जाना ही पड़ेगा। वो मजबूरी में गर्मी की दोपहर में पीठ पर भारी गठरी लिए हुए, सुख दुख की भारी गठरी लिए हुए वह अपने पाँव, अपने पैर आगे बढ़ाया जा रहा है, बेबसी में बाज़ार चला जा रहा है। घर की खपरेलों के नीचे अब तीसरा दृश्य, थर्ड सीन क्या है? घर है, कच्चे मकान हैं। कच्चे मकान जो खपरेल से बने होते हैं, इसे देहाती भाषा में खपड़ा कहते हैं। तो जो खपरेलों से बने हुए मकान हैं उसमें नीचे गैप होता है, जहाँ बांस लगे होते हैं, लकड़ियाँ लगी होती हैं, उनमें पक्षियों
के घुसने का, पक्षियों के छिपने का अच्छा स्थान है। जो गौरैया पक्षी है वही उसी में घोंसला बनाती है। ठीक है, तो चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। गर्मी इतनी भयंकर थी, पेड़ों में पत्तियां थी नहीं, पेड़ सब सूखे पड़े थे, कहीं हरियाली का नामो निशान नहीं था। पक्षी जाए तो कहाँ जाए, अब इंसानी बस्तियों के ही में आसरा ढूंढ रहे हैं। इंसानी बस्तियों के आसपास जो है राहत की उम्मीदें ढूंढ रहे हैं और उड़ उड़ करके छिपने की कोशिश कर रही हैं। वो छिपना क्यों, गर्मी से राहत पाने के लिए उड़ती छिपती थी, उड़ते हुए छिपने का प्रयास कर रही है। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। ऐसा इसलिए कर रही हैं कि आंगन में खुली हुई धूप है और बहुत कड़ी धूप है, बहुत ही कठोर धूप है, भयंकर धूप है, जला देने वाली धूप है। इस गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, खुले हुए आंगन में फैली हुई कड़ी धूप से बचने के लिए जो चिड़िया है वो अपने चोंच खोल करके हाँफ रही हैं और घर की खपैलों के नीचे छिपने का प्रयास कर रही हैं, उड़ते हुए छिपने का प्रयास कर रही हैं। चौथा सीन, बड़े घरों के स्वान पालतू। अब यहाँ पर तुलना करते हैं। अब क्यों बड़े घरों कहा इन्होंने, बड़े घरों के इसलिए कहा कि एक गरीब का कुत्ता जो होगा वो बेचारा कड़ी धूप में ही बैठा होगा, हाँफ रहा होगा या पानी की तलाश में घूम रहा होगा, कहीं पानी मिल जाए उसमें वो पानी पी ले और अपने शरीर को ठंडा कर ले। तो जो दूसरी ओर जो बड़े घरों के जो बड़े आदमी लोग हैं, रईस लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, उनके जो कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते, कहाँ बैठे हुए हैं, बाथरूम में घुसे हुए हैं। बाथरूम, स्नान घर में, एसी में, एयर कूल्ड वातावरण में, पानी भी ठंडा है, उस ठंडे पानी में टब में नैन मूंद कर, आँख मूंदे हुए लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। यहाँ दूसरी ओर ग्रामीण को भी वो सुख नसीब नहीं है। जो बड़े घरों के कुत्तों को सुख नसीब है, वे ग्रामीण को, एक मनुष्य को वह सुख नसीब नहीं है। बेचारा जलती हुई सड़क पे, अंगारे के समान तपती हुई सड़क पे वह भारी गठरी को ढोए बाजार जा रहा है। तो दूसरी ओर बड़े घरों के जो कुत्ते हैं बेचारे एयर कूल्ड बाथरूम में टब में बैठे हुए स्नान कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, इसलिए आंखें मुद गईं। आनंद मुद्रा में, आनंद की अवस्था में हमारी आंखें मुद जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में वे लेटे हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकलता। अंतिम दृश्य कहती हैं कि इस गर्मी की दोपहरी में कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। कौन निकले, वो लू से जल सकता है, इसलिए इस तपन में कोई निकलना नहीं चाहता है। सांझ समय तक, शाम हो गई, शाम भी बहुत ही गर्मी से प्रताड़ित करने वाली है, गर्मी से पीड़ित करने वाली है, गर्मी से परेशान करने वाली है, लू चल रही है। आप देखे होंगे गर्मी में देर रात तक लू चलती है, शाम 7-8 बजे तक लू चलती है। तो शाम समय तक लू चल रही है और ऐसे में गर्म हवा के थप्पड़ खाने कौन निकले। संध्या समय में चहल पहल थोड़ी सी हर जगह होती है, तो चहल पहल तो होनी चाहिए, लेकिन जिस शाम को जिस संध्या को लोगों की चहल पहल के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, वह सांझ भी, वह सायंकाल भी गहरे सूने रंग की चादर ओढ़ा हुआ है। चादर कैसी है, सूनापन लिए हुए है, सन्नाटा लिए हुए है, निःशब्द लिए हुए है, कहीं भी एक भी आवाज़ नहीं आ रही है। हर कोई घर में घुसा हुआ है, घर में छिपा हुआ है, दुबका हुआ है। सायंकाल हो गई, कोई भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। सबको लू से बचना है, सबको गर्म हवा से थप्पड़ खाने से बचना है। कोई गर्म हवा के थप्पड़ खाना नहीं चाहता, इसीलिए सायंकाल ने भी गहरे सूने रंग की चादर ओढ़ रखी है। ऐसा सिर्फ गर्मी के मौसम में ही होता है और वर्ष भर कभी ऐसी दूसरी दोपहर कभी नहीं होती। केवल गर्मी के मौसम में इस तरह की दोपहरी होती है,
जिसमें प्रचंड गर्मी की वजह से, सूर्य के तपते होने की वजह से, सूर्य के आग के अंगारा बनने की वजह से, सूर्य के लकड़ी की अंगीठी बनने की वजह से कहीं भी कोई भी तपती हुई भयंकर गर्मी से राहत पाने वाला नहीं है। शायद इसलिए लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। इस तरह से यह कविता आपको मैंने बताई। यदि आपको किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो, किसी पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आया हो, तो आप पर्सनल मुझसे व्हाट्सएप शेयर करें और अपनी समस्या से मुझे अवगत कराएं और अपना निराकरण करें। आज का कार्य, आज का गृह कार्य यही है, इस कविता को लिखें और जो भी चित्र इसमें बनाए हुए हैं उन सभी चित्र को भी अपनी कॉपी में बनाएं। तो इसका मतलब हुआ आज का गृह कार्य सचित्र कविता लेखन। क्या सचित्र कविता लेखन आज का होमवर्क है, आज का गृह कार्य है। मुझे आशा है आप इस काम को बस पूरा करेंगे। बाकी भाग के साथ पाठ के मैं कल आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।